तो 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, इनको बताना है, आपको रीजन भी देना है कि सत्य है कि असत्य है। तो पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, क्या है पहला? प्रत्येक, ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। कल भी अपन ने पढ़ी थी ऐसे, कल अपन ने परिमेय अपरिमेय की पढ़ी थी। ठीक है, अब अपन पहचाने जरा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक होती है। तो इसमें कहो दोनों के बारे में लिख लो कि जे का होती है और बे का होती है। मतलब अपरिमेय संख्या में क्या क्या आते हैं, जैसे √2, √3, ठीक है, पाई, ठीक है, यही तो होती संख्या जिनमें रूट हो और जिन पर पाई वाली हो, ये अपरिमेय। वास्तविक क्या होती है? वास्तविक में ये तुम्हारे √2, √3, पाई, ये तो होते ही होते हैं। इनके अलावा वास्तविक में 1 भी होना है, 2 भी होना है, 3 भी होना है। वास्तविक में 5/6 भी आ जाए, 4/5 भी आ जाए। मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। तो देखो ये हमने परिमेय भी लिख दिए, अपरिमेय भी लिख दिए। ठीक है, वास्तव में पूर्णांक भी आते हैं, प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी। मतलब ये परिमेय अपरिमेय बोल दो, सब संख्या आ जाती है। ठीक है, अब देख क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब जरा बताओ क्या ये बात सही है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? सही बात है। जो ये चीजें लिखी भी इतने तो है ही हैं, जो यहाँ पे हैं भी यहाँ पर हो पूरी, तो अपनी बात सही है। और यहाँ पे जितनी चीजें हैं और जहाँ पूजा है वहां पे नहीं हो तो गलत है। तो देखो हमने जितनी भी अपरिमेय संख्या मानी है वे सब वास्तविक संख्या में है। तो भैया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जब बात कहती है अपनी सत्य है। अब इसका रीजन लिखना है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होती है। या जाने दो कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के बनती है। ठीक है, तो लिखो, फिर नीचे हम लाइन बोलेंगे। सभी मतलब वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनती है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनती है। मतलब यदि प्रश्न जो आ जाता कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है तो भी तुम्हारा सही है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या तब भी तुम्हारा सही है। ठीक है, लेकिन यदि उल्टो लिखवा जा कहूँ कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है तो ऐसा नहीं हुई है। ठीक है, जो चीज बड़ी है छोटी तो उसमें शामिल हो सकती है, बड़ी थोड़ी छोटे में शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय छोटा पार्ट है और वास्तविक संख्या एक बड़ा पार्ट है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है। वे कह रहे m, ये आपका दूसरा है, m एक प्राकृत संख्या है। m एक का है? प्राकृत संख्या है। बता प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5। एक से शुरू हो गए जो लगातार संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। तो बोले m एक प्राकृत संख्या, तो मतलब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये सब हो सकती है। अब देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यदि m प्राकृत संख्या है तो संख्या रेखा में अकेली प्राकृत संख्या थोड़ी होती है। संख्या रेखा में तो प्लस की भी है और माइनस की भी है। तो बता जा बात इतनी गलत हुई कि नहीं हुई? देख रहे कि m एक प्राकृत संख्या है और संख्या रेखा बोलो और √m लगा रहे अपन। √m का मतलब ये हो जाता है
इन सब के वर्गमूल करना है। तो संख्या रेखा पर देखो इनके वर्गमूल थोड़ी है, जे ही संख्या है। मतलब एक बार मुझे बोलते कि m एक प्राकृत संख्या है जो संख्या रेखा पे है, तब भी आधो पाठ हो तो वर्गमूल तो वैसी पूरी संख्या नहीं हो रही, तो जब बात का हो गई असत्य हो गई। उन्होंने कहा कि m एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या जी बोले हुए। अब रूट m ने कारण समझो 1 की वैल्यू तो हमारी रूट 1 की तो 1 आ गई, 2 की वैल्यू हो नहीं रही, 3 की वैल्यू भी नहीं हो रही, 4 की भी नहीं हो रही, हो तो नहीं रही। तो इनके मान काय में आ गए, माइनस में आ गए। तो जे पूरे पूरे निकलते चलो सही है, संख्या रेखा पे अपने पूर्णांक लिखे जा, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, और बल्कि अपन इनका वर्गमूल लिखा रहे तो पूरे पूरे नहीं आते हैं, तो यह बात का हो गई असत। तो चित्र बना लिखो, नीचे अपन लाइन लिखा रहे। चूंकि m एक प्राकृत संख्या है, चूंकि m एक प्राकृतिक संख्या है, जबकि m एक प्राकृत संख्या है जो धनात्मक होती है, m एक प्राकृत संख्या जो धनात्मक होती है, जो धनात्मक होती है। जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होती है, जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। अतः यह असत्य है, अतः यह असत्य है। देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब उन्होंने कहा प्रत्येक, हाँ ध्यान दो, प्रत्येक वास्तविक, ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। अब देखो जैसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करे, तो तुम वास्तविक संख्या कौन कौन होती है लिख दो, जी लिखेंगे, बिल्कुल सीधी सीख लो कि वास्तविक संख्या में क्या होना, अपने पूर्णांक भी हो गए, अच्छा माइनस की भी लिख दो, माइनस के 5 -6 हो गए, ठीक है। रूट वाली संख्या भी लिख दो, √2 √3, ठीक है। पाई भी लिख दे, अपन ने बट्टे के लिख दे 5/6 और 4/5, ये मान लो हमारी ऐसी वास्तविक संख्या हो गई। और अपरिमेय संख्या क्या हो, √2 √3 √5 और ज्यादा पाई, ऐसी तो होती है नहीं होती। अब जरा देख के बताओ, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है? देख लो, प्रत्येक को मतलब होता है जिस सब संख्या ई में मिल जाए, जब कहूँ ऐसी है देखा लिखी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो अपरिमेय संख्या की प्रत्येक संख्या ई में मिल रही हमारी, तो वह बात का हुई सत्य। देखा लिखी प्रत्येक वास्तविक संख्या तो जी हमारी वास्तविक संख्या है। क्या ये सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय में है? नहीं है। जो √2 ते मिल जाए, √3 मिल जाए, पाई मिल जाए, √5 मिल जाए, ना तो इतने जे हुई है, ना जे हुई है, ना जे कुछ नहीं है, तो जब बात कैसे हो गई असत्य। आगे बात सुनिए, तो सवाल लिखो, इनकी जे लिखो, फिर नीचे वो एक अपन को लाइन लिखना है। परीक्षा में क्या है, उसके लिखने के नंबर मिलते हैं। उन्होंने कहा कारण से बताइए, तो हमको कारण देना पड़ता है। ये था अपना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जब वास्तविक संख्या अपरिमेय या वास्तविक संख्या परिमेय हो, इसको तुम्हें एक ही रीजन लिखना है। क्या लिख दो कि वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में मिलकर बनती हैं। इतने भी वास्तविक अपरिमेय की बात हो रही, तो यहाँ वही लॉजिक देना अपन को, तो दो सभी वास्तविक संख्याएं, यानी वो वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनती है, ठीक है। सही वास्तविक संख्याएं
परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर बनती है, अतः यह असत्य है। अतः यह असत्य है। ठीक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो बताओ धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? अरे इसे शुरू करो। एक, सभी धन की संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6, ये सब का हुआ है धनात्मक पूर्णांक। का हुआ ये धनात्मक पूर्णांक। अब उनकी बात सुनना, वो क्या कह रहे हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो ये लिखे और भी खूब सारे पर लिख लो। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अब इनके अपन वर्गमूल करें, इनके अपन का करें वर्गमूल। 1 को वर्गमूल करो, 2 को वर्गमूल करो, 3 को वर्गमूल करो, 4 को वर्गमूल करे, 5 को वर्गमूल करे, 6 को वर्गमूल, ऐसे ही सबके वर्गमूल करे। तो 1 को वर्गमूल 1 हो गया। देखो 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसका भी नहीं होता है। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इसका भी नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, आगे 7 का भी नहीं हुआ, 8 का नहीं, 9 का फिर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हमने इतने सारे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल निकाले तो जे आ गए। तो देखो जे अपरिमेय है, जे अपरिमेय है, जे अपरिमेय है, जे अपरिमेय है, जे दो परिमेय आ गए। मतलब बे जाकर के क्या धनात्मक पूर्णांक के सभी वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। जे 4 अपरिमेय निकले, 2 परिमेय निकले, तो उनकी बात का हुई गलत। उन्होंने ये पूछा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो उनका नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? यदि नहीं तो अपन आंसर काय में आगे नहीं में, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय बनाती है। देखो एक संख्या हमारी क्या है, ई को वर्गमूल परिमेय होगा। एक संख्या हमारी क्या है, इसका वर्गमूल परिमेय होगा। तो अपन कहा जैसे संख्या कौन कौन है, अपने एक बताई उनने, अपन लिख दो 4। ठीक है, क्योंकि 4 को पहले वर्गमूल करे, कितना का बताओ 2, देखो जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले जब अपने जो होगा तो सवाल के बाद इसे अपन को लाइन लिखने का लिखने। उन्होंने पूछा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इस जगह पे लाइन लिखने कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने ये बता दिया। तो सवाल लिखो, यहाँ पर वो जो हमने लाइन बोली वो लिखो। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या कह रहे हैं? संख्या रेखा पर किसको? √5 को। ठीक है, √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है? तो संख्या रेखा क्या होती है? जिसमें बीच में क्या होता है, ये अपनी संख्या रेखा होगी। ठीक है, इसके बीच में होता है 0। इधर मान लिया अपन ने 1, ऐसे 2 और मान लो तो 3। ठीक है, इधर -1, इधर -2 और कर लो तो इधर बराबर दूरी -3। ये संख्या रेखा होगी। तो अभी हम देख रहे हैं संख्या रेखा पर हमारे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2। अब देखिए √5 बताओ इस संख्या रेखा पर कहाँ आएगी, कैसे हम इसको प्रदर्शित करेंगे √5 को। ठीक है, तो समझो कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले ये सोचना है कि 5 के बराबर ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको टोटल 5 हो गए। बताओ, 1 और 2 तो 3 होते, और वे 2 ही संख्या कैसी होनी चाहिए? किसी का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम जब 2 और 3 5 हो जाते, 5 बराबर 2 धन 3 कैसा कर, लेकिन ना तो 2 किसी का वर्ग होता है और ना ही 3 किसी का वर्ग होता है। तो तुम्हें ऐसी 2 संख्या बताने जो कोनो को वर्ग हो। तो मैं तो 5 बराबर हो 1 + 4,
देखो जे 1 का वर्ग हुए और जे अपनी 2 के वर्ग हुए। तो सबसे पहले जो ही काम करना है, जी रेखा को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने हैं, उनके ऐसे 2 जोड़ करो, ठीक है, कि वे कछु के वर्ग हो में, वे कछु के वर्ग हो में। तो 1 और 4 हमने जोड़े 5, तो 1 हुआ हमारा 1 का वर्ग और 4 हुआ हमारा 2 का वर्ग, बन गए। अब हमारी ये 2 संख्या आ गई, एक आ गई, एक 2 आ गई। इस पर तुम्हें क्या करना है कि चाहे पहले तुम 1 ले लो, चाहे पहले 2 ले लो। इस संख्या किसी भी एक को, यदि ये दोनों तुम्हारे पूर्णांक है, ये दोनों तुम्हारे पूर्णांक है, तो संख्या रेखा पे इनमें से किसी एक को लगा लो पहले, ठीक है। चलो अपन 2 लगाते हैं। तो ये 0 है, देखो ये 1 हुआ है और ये 2 हुआ है। यहाँ पे बिंदु मान लिया अपन ने 1। तो इसका मतलब 0 से ए तक की दूरी कितनी हो गई? 2। देखो यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो ये दूरी हो गई हमारी कितनी? 2, ठीक है। अब क्या करना है, इस 2 पर 90 अंश का कोण बनाती हुई, इस 2 पे 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है, ठीक है। 90 अंश का कोण बनाती हुई, चाहे चांदा से खींच लो, बस सीधी लाइन खींचना पड़ा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कैसी बिल्कुल सीधी लाइन। ये 90 अंश का कोण बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो 90 अंश का कोण बनाती हुई अपन ने एक रेखा खींची। तो अब हमने 2 को तो लिख दिया, ये 2, अब क्या बची हमारी? 1। तो अपन यहाँ से लेकर एक चाप लगाएंगे, यहाँ से लेकर अपन एक चाप लगाएंगे, तो वो कितना हो गया अपना? यहाँ पे मान लो, यहाँ पर काट दिया वो, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये कितनी आ गई अपनी? 1 आ गई। तो देखो 1 को हमने नीचे कर दिया, 2 को, ये 2 अपने जी हो गया, 1 हमारा जी हो गया, ठीक। अब हम यहाँ से मिलाएंगे जब, ठीक है, इसको यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये अपन ने मिला दिया, ठीक है जी। तो देखो जब 90 अंश का कोण बनता है तो ये कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। तो ओ भी हमारा कर्ण हो गया, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस के ए बी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस के आधार का वर्ग, ठीक है। ये लंब है, ये आधार है। तो देखो ओ ए का मान हमने 2 माना, तो 2 का वर्ग किया तो कितना हो गया? और ये 1 का वर्ग हो गया, तो 2 का वर्ग 4 हो गया, ठीक है। 2 का वर्ग 4 हो गया और 1 का वर्ग 1 हो गया, तो 4 कितने हो गए? 5। तो ओ बी स्क्वायर बराबर 5 हो गए, तो ओ बी बराबर √5। यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें, इस तरफ रूट आ जाता है, मतलब इसकी लंबाई आ गई √5। कितनी आ गई? √5, ठीक है। अब हमें ये बताना कि ये √5 हो गई, तो ये जो अभी यहाँ पे है इसको कहाँ लाना है? संख्या रेखा पे। तो अगला स्टेप क्या करना है, हम अपना प्रकार लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे प्रकार का एक नोक रखेंगे, उसकी पेंसिल रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो ये प्रकार रखा और देखो ये हमारी आ गई पेंसिल, आ गई, ये आ गई हमारी पेंसिल, आ गई। इतना चाप लिया और यहाँ से चाप लगाना है ऐसा में, ये लग गया, चाप लग गया। तो ये जो बिंदु आ गया, इस बिंदु को तो हमारा ए था और इस बिंदु को नाम रख दो अपन सी। कर दिया, सी रख दो, पी रख दो, कुछ भी रख दो, चलो पी रख दो। तो अब ओ से लेकर जो पी तक की दूरी हो गई, ये हमारी कितनी है? √5 है। तो जो पी बिंदु है, ठीक है, अतः बिंदु पी √5 को निरूपित करता है। जी बताने दी कि √5 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, और लिख सका कि OP बराबर √5, OP बराबर √5। आया समझे थोड़ा बहुत? चलो देखो अभी दोबारा समझा रहे हैं, अब समझना अच्छे से, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित कीजिए। हमें इतना ज्ञान है कि संख्या रेखा पर हमारे पूर्णांक लिखे जाए, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। हमने सबसे पहले क्या करना है, जिसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, √5 है तो 5 के बारे में सोचो। 5 को ऐसे लिखो कि उन जो 2 संख्या को टोटल हो, वे 2 संख्या हो सके,
तो 2 ही वर्ग हुए, नहीं तो कम से कम 1 तो वर्ग हो गई होगा। ठीक है, तो हमारे 5 से 2 संख्या मिल गई 1 और 4। 1 1 का वर्ग होता है देखो, और 4 2 का वर्ग होता है। तो जी हमारा पहला काम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, भी लिखना है पूरा कि सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा खींची, ठीक है, जिसपे हमने पूर्णांकों को प्रदर्शित किया। अब बिंदु U से बिंदु A तक 2 इकाई की हमने एक बिंदु लिया। संख्या रेखा पर O से A तक 2 इकाई की दूरी हमने ली। फिर बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाती हुई A रेखा AX खींची, मान लो पन्ने का कितनी AX, उसमें AB बराबर 1 सेंटीमीटर नापा या काटा, AB बराबर 1 सेंटीमीटर काटा। फिर O से B को मिलाया, O से B को मिलाया, तो फिर यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय। कौन सी परिमेय कहला रही है, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय बनती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण होता है 90 अंश के सामने होता है, तो देखो जो OB स्क्वायर आ गया, OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो जे हमारी 2 थी तो 2 का वर्ग, तो जे हमारी 1 है तो 1 का वर्ग। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 कितने तो 5। OB स्क्वायर बराबर 5, यहाँ से स्क्वायर हटा इस पर रूट आ गया, तो OB बराबर कितना आ गया रूट 5। यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 5 आ गया, लेकिन हमें बताना था संख्या रेखा पर, ये तो अभी हवा में हो गया। तो हमने क्या किया, वो बिंदु O को केंद्र मानकर OB यानी रूट 5 के बराबर चाप लिया, और इस चाप को ऐसे घुमाया तो संख्या रेखा के बिंदु P पर काटता है। अतः बिंदु P रूट 5 को निरूपित करता है और OP बराबर रूट 5। आगे बात समझ में? तो अब जरा चित्र बनने बाद सवाल करने के बाद नीचे लिखो। देखो सबसे पहले 5 के ऐसे 2 पूर्णांक निकाले, 5 के ऐसे 2 पूर्ण वर्ग पूर्णांक, ऐसे 2 पूर्ण वर्ग पूर्णांक निकाले जिनका योगफल 5 हो, जिनका योगफल 5 हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये किया कि 5 के ऐसे 2 पूर्ण वर्ग पूर्णांक निकाले जिनका योगफल 5 हो। क्या कहा आपने, 1 और 4। ठीक है, देखो इसके बाद एक संख्या रेखा खींची। देखो इसके बाद एक संख्या रेखा खींची। ठीक है, एक संख्या रेखा खींची जिसमें OA बराबर, देखो OA, जिसमें OA बराबर 2 इकाई, जिसमें OA बराबर 2 इकाई लिया, जिसमें OA बराबर 2 इकाई लिया अपन ने सबसे पहले O से A तक OA बराबर 2 इकाई लिया। देखो बिंदु A पर AX, बिंदु A पर AX लंब खींचा, बिंदु A पर AX लंब खींचा, बिंदु A पर AX लंब खींचा और AB बराबर 1 सेंटीमीटर लिया, और AB बराबर 1 सेंटीमीटर लिया। हो गया। देखो फिर O से B को मिलाया, O से B को मिलाया, O से B को मिलाया, जो रूट 5 है, जो रूट 5 है, जो रूट 5 है। अब बिंदु O से, ठीक है, बिंदु O से OB चाप लेकर
एक चाप खींचा, एक चाप खींचा, ये रहा हमारा चाप, ठीक है, एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को, जो संख्या रेखा को P बिंदु पर, संख्या रेखा को P बिंदु पर काटता है, जो संख्या रेखा को P बिंदु पर काटता है। अतः बिंदु P जरा है, अतः बिंदु P √5 को निरूपित करता है। अतः बिंदु P √5 को निरूपित। इसका जो चौथा सवाल है कि संख्या रेखा पर, ठीक है, चौथा सवाल क्या है, एक संख्या रेखा पर अभी √5 था, अब √13 को निरूपित करना है। तो अब जो हमें तुम करके दिखाओ कि √13 को कैसे निरूपित करते हैं, और तुमने यदि कर लिया तो समझ में आ गई, और नहीं कर पाया तो माने कि समझ में नहीं आया। जल्दी से करो। सवाल है कि संख्या रेखा पर किसको करना है, √13 को करना है। किसको करना है, तो जैसे हमने 5 के लिए 1 पर 4 लिखा था, तो 1 हमारा 1 का वर्ग होता है, 4 हमारा 2 का वर्ग होता है। ऐसे कुछ सोचो कि अब √13 के लिए हमें लिखना है तो क्या लिखें बताओ। तो 13 बराबर, यदि हम 1 + 12 लिखें तो 1 तो होता है, 12 किसी का नहीं होता है। तो 1 होती है 9, और देखो 1 होती है 4, देख लो इनका टोटल हो गया 13, हो गया। और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो देखो दोनों हमारे वर्ग में लगे, ठीक है। ऐसे दो संख्या जिनके वर्गों का योग 13 हो जाएगा। तो 9 × 4 = 13, 9 हमारा 3 का वर्ग और 4 हमारा 2 का वर्ग, बन गए। अब हमें यहाँ पर एक 3 है और एक 2 है, मैं कोई भी ले लो। तो ऐसे तुम OA = 2 ले सकते हो। कितना ले लिया, तो यदि हमने 2 ले लिया तो अब इस लाइन पर 3 लेना है। तो यदि इधर 3 लोगे तो इधर 2 लेना पड़ता है, ऐसा होता है। तो हमने ये मान लिया 2 ले लिया। तो यदि इसको हमने 2 ले लिया, ठीक, ये अपना चाप हटा दो, ठीक है। इसको हमने 2 ले लिया, ठीक, कि OA = 2 हो गए। ये हमने लंब खींचा, तो सो जब यहाँ से यहाँ तक 2 है तो 3 कितना होगा, बड़ा होगा इससे। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो अपन कि ये हमारा 3 हो गया 3। फिर ऐसे हम पाइथागोरस में लगाए, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर = आधा का स्क्वायर। अब हमने OB को मिलाया, ये मिला दिया, तो OB² = OA² + KB²। अब OA कितना है हमारा, देखो 2, यहाँ 2 हो गया, और AB कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 9 × 4 = 13। यहाँ से स्क्वायर अपन ने हटाया तो इधर √13 आ गया। तो बताओ OB को मान कितना आ गया, √13। अब OB हम चाप लेंगे, OB चाप लेकर यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ लेंगे और यहाँ से ऐसा चाप लगाएंगे, ठीक है। ऐसा चाप लगाएंगे जो इधर जाएगा, ठीक है। तो इधर जो बिंदु मिल गया वो आपका कौन सा बिंदु हो गया, मान लो P हो गया। और ये बिंदु P किसको, √13 को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे अपन को भाषा जैसी हमने लिखाई थी वैसी लिखनी थी, ठीक है। करना आपको ऐसे पड़ता है। यहाँ पे हमने 2 लिया तो ऊपर 3 लगाया, और यहाँ पे चाहते हम 0 से 3 तक जा सकते थे, तो 3 पे अपन लंब डालते तो ऊपर हम 2 बनाते, ठीक है। तो चित्र ऐसा बन सकता था। कैसा, देखो हम दोबारा से बताएं। तो इसका चित्र ऐसा ही बना सकते थे, हमने ये लिया, ठीक है। ये हमारी संख्या रेखा 0 हो गए, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, और ये 3 हो गए। अब की हमने सोचा कि 3 ले लूँ, तो ये O है, ठीक है, 0 भी है, तो इसको अपन O भी मानते हैं, ठीक है। तो O से 3 तक हमने बिंदु A ले लिया, हो गया 3। अब ये भी हमारा 3 हो गया, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब 2 बचा, यहाँ से हम लंब खींचेंगे, ठीक है। ये आपका लंब AX हो गया।
और इस पर 2 काटना है, तो जी हमारा 2 हो गया। ठीक है, 3 बड़ा होगा 2 छोटा होगा, इसको हमने बी मान लिया। अब ओ से बी को मिला दो, तो ये जो रेखा आएगी कि हमारी √13 आ गई। कितनी आ गई? √13। अब अपने प्रकार से ओ बी का चाप लेना, ओ पे अपन को प्रकार रखना है, पी पे अपना पेंसिल आना है और नाप के ऐसा एक चाप लगाओगे जो इधर संख्या रेखा को काटेगा, तो ये जो बिंदु आता है यही बिंदु पी संख्या रेखा पर √13 को दर्शाता है। आई पूरी भाषा में, जैसे हमने पिछले सवाल में भाषा लिखाई थी, लिखना बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो लिख लोगी। तो इस प्रकार से तुम्हारी 1.2 अभ्यास पूरी हो गई। पूरी अभ्यास फेयर पे कर लियो, सवाल को दोबारा लगा लियो। ठीक है, तुम्हें सारी चीजें समझ में आई।